हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। दोस्तों, हमने आपको जो बताया था आज सब कुछ वही आया। जो लोग हमारे पेड क्लासेस जुड़े हुए थे वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल से 6-7 दिन से भी अगर हमसे जुड़ गए थे तो वो भी अब इतने कमेंट कर रहे हैं कि सर सब कुछ वही आया जो आपने पढ़ाया। तो देखिए, हम लगातार आपके लिए जो मेहनत कर रहे थे वो इसी दिन के लिए कर रहे थे कि आप ऐसे ही खुश हों। तो आइए शुरू करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि रुक नहीं मिल रहा होगा आपके लिए भी। सुनने के लिए आप बेताब होंगे कि कौन कौन से एग्जाम में किस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो ये 12 पेज का इस बार आपको पेपर मिला था और 829 मेरे लिए जो पेपर किसी ने सेंड किया, मैंने तो प्रिंट निकाला है, तो 829 नंबर कोड है इसका। और इसमें लिखा हुआ है कि समय 3 घंटे 15 मिनट सभी में होता है, पूर्णांक 70 का है और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा पेपर, जहां से हमको सॉल्व करना था। तो पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी का ही पढ़ देता हूं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके लिए इस तरह से इसको सॉल्व कर देना था। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर में आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो भी या कोई और तरीके से लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। लिखा बैंक क्या है, मैंने जहां पर बैंक अर्थ समझाया तो मैंने हमेशा बताया कि बैंक वह संस्था है, तो यहां पर लिखना था क्या, संस्था। और हमारे जो स्टूडेंट थे उनके आसपास में जो लोग बच्चे बैठे हुए थे उनके यही समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से सभी लगाएं या एक संस्था लगाएं। बैंक एक कृत्रिम व्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन बैंक एक व्यक्ति नहीं है, ना एक समिति है, तो क्या हो गया, एक संस्था हो गया। सेकंड है, सेकंड वाला बहुत लोगों का हो सकता है गलत हुआ हो, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट थे जो लंबे समय जुड़े हुए थे, मैंने जहां बैंकिंग एसबीआई के बारे में लिखवाया था तो वहां पर इस चीज का जिक्र किया था कि सबसे पहले जो इसका ऑप्शन है वो सी है, इसका तो रहा बी, ठीक है। और सेकंड वाले का जो आंसर सही है वो है सा वाला, ठीक है। ये बा वाला करके लिख देते हैं, ठीक है। यहां बा वाला, सा वाला सही है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है। और देखिए, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का पहले हुआ था, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का हुआ था, लेकिन ये दोनों विकल्प ऐसे दे दिए कि इनका जो विलय हुआ था लगभग में साथ साथ हुआ था, लेकिन मैसूर को पहले रखेंगे और पटियाला को बाद में रखेंगे। इसलिए सेकंड वाले का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, सा। अब थर्ड वाले का जो सही आंसर है वो देखते हैं। देसी बैंकर के कार्य हैं, हमने कल ही आपके लिए पढ़ाया था, सबसे बाद में ये पढ़ाया था कि देसी बैंकर के जो कार्य हैं उनमें जनता का पैसा जमा करते हैं, ऋण भी देते हैं यानी रुपया उधार देते हैं, हुंडियों में भी ये व्यवसाय करते हैं। तो जिसने हमारा वो वीडियो देख लिया होगा तो वो तो वैसे ही इसमें से होगा। तो ये इसका आंसर है द, इनमें से सभी, ठीक है। ये इसका विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये तो यार बिल्कुल सभी का ही सही हो गया होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक है कौन सा, आ वाला, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ठीक है। तो बीओबी है, आ वाले में बीओबी। अब अगला है वो विकल्प, ये तलपट में दिखाई गई आंतरिक वापसी। यार कितनी बार हमने बताया, ये तो बिल्कुल जब हम अंतिम खाते पढ़ा रहे थे तो बच्चे शुरू में ही भ्रमित हो रहे थे, आंतरिक वापसी, बाह्य वापसी, आंतरिक वापसी, बाह्य वापसी। तो आंतरिक का मतलब होता है हमारे बिजनेस में जो अंदर आए। तो हमारे बिजनेस में अंदर कौन सी आएगी, जो हमने बेचा होगा वही तो आएगा। तो ये हमारी कहां से होगी, बा वाला पॉइंट इसका सही है। कहां से घटाते हैं इसको, विक्रय से। किसके पांचों विकल्प सही हैं मुझे कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताना, ठीक है। हमारे स्टूडेंट के 5 में 5 आए। अगला है, इसके बाद शुरू होता है अगला पेज, लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन अब शुरू होता है। तो भैया सेकंड नंबर, चलिए मैं इधर सॉल्व करता चल रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर में, ठीक है। देखिए पहले कौन सा है, पहले नंबर का, पहले का आंसर है साख नियंत्रण का कार्य। खूब मैंने बताया, जो बच्चे आरबीआई लिखाए हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखाए हो या केंद्रीय बैंक लिखाए हो, दोनों का सही है। साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये सेंट्रल बैंक का कार्य है। पूर्णदत्त व्यय क्या है, खूब मैंने पढ़ाया है, जो भुगतान समय से पहले हो गया हो, समय से पहले कर दिया जाए या हो
गया हो, जैसे भी आपने लिखा हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व दत्त कहते हैं। सीमांत उपयोगिता हेरास नियम की मान्यता है। तीसरे नंबर में आपको लिखना था क्या, लोचपूर्ण होता है। लोचपूर्ण का मतलब होता है घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। स्वाद समान नहीं रहता सीमांत उपयोगिता नियम में, अगर समान रहेगा तो फिर नियम ही कहाँ लगेगा, ठीक है। अगला है देसी बैंकर्स के कार्यकलापों पर आरबीआई का सीधा नियंत्रण है। चौथे नंबर पे लिखना था नहीं है, ठीक है। और पांचवें नंबर पे है 500 रुपए का नोट। आपको तो पता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। अब आपने इसमें चाहे लाइनें बना के लिखी हो चाहे कुछ हो, अगर ये शब्द कहीं पर आ गए हैं तो समझ लो ये भी 5 के पांचों अंक 100% पूरे हैं। इनमें एक भी देखो ना तो इधर से कटने का है ना इधर से कटना है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कौन से नंबर का यार, अब आता है तीसरे नंबर का, ठीक है। तीसरे नंबर पे चेक के रेखांकन का उद्देश्य बताइए, ठीक है। 2 नंबर में पूछ रहे हैं तो इसको मैं वाइप कर दूं बहुत अच्छे से। देखो चेक का रेखांकन मैंने खूब आपके लिए पढ़ाया था। क्या हुआ, मैंने जहां पर चेक का एक नमूना बनाया था, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है, यहां पर नाम होता है। इस चेक के 2 कोने पर 2 लाइनें खींचना, ये चेक का रेखांकन कहा जाता है। इसके 2 क्या है उद्देश्य पूछ रहा है। तो पहला जो उद्देश्य है, कोई व्यक्ति इसका कैश में पेमेंट ना लेने पाए, ठीक है, नगद इसका पैसा ना लेने पाए, तो पहला उद्देश्य तो ये हो गया। और दूसरा, इसका भुगतान सीधे खाते में ही जमा होता है, तो वहां पर कोई भी जालसाजी नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी व्यक्ति को गुमराह नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें भुगतान नहीं मिला। बैंक जो होता है वो भी इसमें गवाह बन जाता है। तो वो तो 2 पूछ रहा है, हम तो 4-5 बता दिए। व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक कौन कौन से कार्य करता है। यहां पर व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक कौन कौन से कार्य करता है, केवल आपको 4-5 लिख देते तब भी हो जाता। खाते खोलता है, धन जमा करता है, ऋण के रूप में देता है, लाकर सुविधा प्रदान करता है, धन का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है, और जो चेक बिल ड्राफ्ट है इनके लिए जो भुगतान करता है यानी डिस्काउंट करता है। तो ये सब कार्य इसके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य कौन कौन से हैं, तो यानी वो कार्य जो आरबीआई नहीं करता है। 2 नंबर में पूछ रहा है। नंबर 1 जनता के खाते नहीं खोलता है, नंबर 2 जनता से लेन देन नहीं करता है, नंबर 3 जो बैंकों का बैंक तो है लेकिन जो कार्य अदर बैंकों के हैं, व्यापारिक बैंकों के हैं, वो कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये इसके प्रतिबंधित कार्य हैं, ठीक। और बचत के सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखो बचत से क्या होता है, जब आप बचत करोगे तो वो बचत किसी ना किसी बैंक में या किसी स्थान पर जमा करोगे, और जब वहां से जमा करोगे तो वो पैसा हमें बढ़कर के मिलता है। जब बढ़कर के मिलता है तो जिसको हमने पैसा दिया वो पैसा किसी ऐसी जगह लगा देता है जहां से उस पैसे में खूब वृद्धि होती है, तो वो पैसा समाज के हित में खर्च कर दिया जाता है। और जब तुम्हें पैसा बढ़ा के मिलता है तो तुम भी अपना जीवन स्तर अच्छा करके चलते हो, ठीक है। तो ये इसके क्या है, सामाजिक महत्व। प्रतिज्ञा पत्र को समझाइए, इतना मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था आपके लिए। प्रतिज्ञा पत्र के बारे में सबने लिख दिया होगा आधा पेज, ठीक है। यानी प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा पत्र है जो भुगतान देने वाला ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं एक व्यक्ति विशेष को या उसके आदेशानुसार जो भी व्यक्ति नियुक्त होगा मैं उसके लिए एक निश्चित धनराशि इतने दिनों बाद मैं भुगतान कर दूंगा। अब इसको किसी और तरह से लिखा हो तो कतई कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कोई पढ़ के चेक नहीं कर रहा कभी। थोक व्यापार से क्या आप क्या समझते हो, खूब मैंने बताया है। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, यानी वह व्यापार जिसमें बड़ी मात्रा में माल खरीद करके और फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है, बड़ी मात्रा में ही माल खरीदा जाता है, इसको हम थोक व्यापार कहते हैं। अब बात आती है चौथे नंबर पर न्यूमेरिकल की। मैं आपको बता दूं विनिमय विपत्र की जगह पे ये न्यूमेरिकल आ गया। वैसे मुझे ये लगा था कि विनिमय विपत्र की जगह एंट्री आनी चाहिए, लेकिन ये आ गई। बहुत ही सरल एंट्री है। यहां पर अगर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये कतई मत घबराइए, आराम से आप बैठिए। ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी हम अलग अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर पे लाभ व्यापार तथा लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठा में अंतर स्पष्ट कीजिए। भैया व्यापार लाभ हानि खाता एक तरफ लिख लेते हैं आप लोग व्यापार खाता, और एक तरफ लिख लेते हैं आप आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। इस तरह से बीच में लाइनें कर लेते, व्यापार एवं लाभ हानि को मैं पीएल लिख दूं, इस तरह से आप लिख देते कि व्यापार खाते में
व्यापार एवं लाभानी खाते में भुगतान की हुई वस्तुएं या खर्च लिखे जाते हैं और इसमें संपत्तियां तथा दायित्व लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्रय विक्रय आता है, इसमें क्रय विक्रय नहीं आता है। इसमें सकल लाभ और शुद्ध लाभ आता है, लेकिन इससे हमारे आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ये खाते होते हैं, लेकिन ये खाता नहीं होता, एक चिट्ठा होता है। ठीक है, इसके बिना ये पहले ये तैयार किया जाता है, आर्थिक चिट्ठा बाद में तैयार किया जाता है। तो इस तरह से बना बना के हमारे जो स्टूडेंट हैं वो लगभग में सब लिख ही आए हैं। तो इस तरह से ये जो है 4 नंबर में पूरा बहुत अच्छे से हो गया होगा। अगला आता है देसी बैंकर्स के क्या कार्य हैं, वो तो पीछे ही अभी लिखा हुआ था। ठीक है, बहुविकल्पीय में आपने देखा होगा कि देसी बैंकर्स क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये तो 2 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। देसी बैंकर्स द्वारा ऋण देने की विधियां लिखी है भैया। गिरवी रख करके बिल जो है ऋण देते हैं, जमानत के रूप में देते हैं और उधार वैसे भी दे देते हैं। ठीक है, कोई वस्तु वगैरह है उसके आधार पे भी दे देते हैं। फुटकर व्यापार को समझाइए। कतई टेंशन नहीं लेना। वह व्यापार जिसमें छोटी छोटी मात्रा में माल बेचा जाता है उसे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। गणना यंत्र कैलकुलेटर का लाभ लिखिए। अब आपको तो पता है समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र हैं, उसी में से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला है 7वें नंबर पे जो क्वेश्चन आया है, देखिए हमारे यहाँ पर जो लोग थे मैंने उनके लिए बताया था कि एक एंट्री ऐसी आएगी कि वो एंट्री आपको परेशान करेगी और इसमें है बहुत सरल। ठीक है, लेकिन उनके लिए जो टफ हो गया, जो बच्चे हमसे बाद में जुड़ पाए थे, वो इसलिए टफ हो गया क्योंकि इसमें एक सेकेंड, इसमें श्रीमान जो बरुआ जी हैं वो सब कुछ बच्चों को परेशान जरूर कर गए होंगे, क्योंकि जो लोग बाद में जुड़े वो नहीं समझ पाए। देखो, जब कहीं पर भी ऐसा दिया हुआ हो, जब बरुआ डेबिट में लिखा हुआ है तो डेबिट में हमेशा कौन होते हैं? देनदार लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी बरुआ 2000 रुपए के रूप में लिखा हुआ है तो कोई व्यक्ति का नाम है, तो ये एक प्रकार से डेबिट बैलेंस हो गया। अब बाद में कह रहे हैं कि इनका 2000 रुपए दे दिया गया, इसका मतलब है कि हमारे पास से क्या गया? भुगतान गया हुआ है। ठीक है, तो ये पूर्व दत्त पारिश्रमिक की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? पारिश्रमिक पूर्व दत्त के रूप में चला गया। इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा और इसका आंसर लगभग में वही 2,30,000 से ऊपर आएगा, कम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो हम आपके लिए बता देंगे। मैंने अनुमान लगा लिया क्योंकि पूंजी और कैपिटल को देखते हुए, असेट्स को देखते हुए लगभग इतना पहुंच रहा है, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। अगले चलते हैं 8 के बाद 9 पेज और इसके बाद में 10 पेज। 8वें नंबर पर बीजक बनाइए। हमारे सारे स्टूडेंट इसको सही करके आए हैं और बीजक का जो क्वेश्चन आया बिल्कुल वही क्वेश्चन आया जो हमने अपने एग्जाम्पल के रूप में नोट्स में रखा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन रखा हुआ मिल गया। 20 प्रतियां हैं, 24 रुपये प्रति के हिसाब से गुणा कर देनी थी, 480 हो जाएंगे। 50 प्रतियां 20 रुपये के हिसाब से, 30 प्रतियां 35 रुपये के हिसाब से, बहुत ही सरल है। खर्चे हैं 35, 10 और लोडिंग के 10 रुपये हैं, ढुलाई के 10 रुपये हैं और 30 रुपये, सॉरी लोडिंग के 10 रुपये, ढुलाई के 30 रुपये बाद में लिखे हुए हैं, बीमा के 15 रुपये हैं। ठीक है, खर्चे में दिखा देते, 2 बार ढुलाई है तो 2 बार दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक, और इसके बाद में जो शर्तें हैं तो नगद छूट तो ऊपरी लिख दी जाती है, सॉरी व्यापारिक छूट तो काट दी जाती है, 2% ऊपर लिख दी जाती है। कोई भुगतान करेगा 1 महीने के अंदर तो उसके लिए दे दी जाएगी। तो बिल्कुल 8 नंबर ये तो पक्का ही हो गए। अब जो बच्चे 2-3 महीने से हमारे पास जुड़े हुए हैं वो सारे लोगों का न्यूमेरिकल पोर्शन सारा का सारा सही चला गया, क्योंकि अंतिम खाते में बच्चों ने क्या किया, जो ट्रिक मैंने बताई थी कि अगर बैलेंस शीट से पता चलता है कि कोई एंट्री अगर 1-2 आगे पीछे है तो उसको कहां पर डालना है। ठीक है, यहाँ का और यहाँ का बैलेंस अगर अंतर आ रहा है तो ये देखा जाता है कि कितने हजार का अंतर है। और हमारे स्टूडेंटों का किसी का फोन कॉल्स पे ही बात हो पाई है, दूर दूर बैठे हुए हैं, तो किसी का 4000 का अंतर आता, तो उन्होंने क्या काम किया कि 4000 को आधा किया, 2000 की एंट्री देखी, वो मिस्टर बरुआई वाली थी, तो उन्होंने उसको सेट करके और सही क्वेश्चन कर दिया। लास्ट में उनका दोनों ओर का जो टोटल है वो बराबर आ गया। तो यही ट्रिक होती है कि कभी भी पेपर आए और उसमें 1-2 पॉइंट आगे पीछे आ जाएं तो आप कैसे सही करोगे। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने जो बताया था उसमें आपने अपना दिमाग लगाया, बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जहां पर और स्टूडेंट परेशान होते हैं वहां मेरा स्टूडेंट मेरी ट्रिक से आगे काम कर जाता है, बुद्धि लगा लेता है। लेकिन कोई बात नहीं है। अगला है बैंक की परिभाषा दीजिए, बैंक का महत्व स्पष्ट कीजिए। मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में रखा था, आप देख लीजिए, आया हुआ 100% है और यही प्रश्न था। और इसके बाद में सॉरी, ये
इसके बाद में 12वें नंबर पे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके लिए कौन कौन से कार्य वर्जित हैं। देखिए हमारे नोट्स में तो ये था ही था, मैंने कहा था कि एक शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में कन्वर्ट हो सकता है, और ये आरबीआई के जो कार्य हैं वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली वीडियो जो मैंने बनाई थी कि देसी बैंकर के गुण और दोष कौन कौन से हैं, उनके लिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो देखिए दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी न्यूमेरिकल कुछ बचा ही नहीं यार जिसमें कोई दिक्कत हो। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मैंने पहले लिख दिया था कि ये बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। किस किस ने ये वीडियो हमारी देखी थी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और बचत का सामाजिक महत्व पर क्या कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इतना अच्छा हमने सीमांत उपयोगिता बता दिया था। और बचत का सामाजिक महत्व पे निबंध लिखना था और बचत की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो बहुत ही अच्छा पेपर गया जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है कि उनके 70 में से 70 यानी राइटिंग के 2-1 नंबर कट गया तो कट गया, नहीं तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं भी बहुत खुश हूं कि मेरा सारा पढ़ाया हुआ, देखिए अभी तक तो बीकॉम में ही आता था, बीबीए में आता था, लेकिन यहां से मैंने जो सीरीज शुरू की थी हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की, उसमें भी सब वही चीज आ रहा है। तो अगले आप क्लासेस की आप तैयारी कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं कि हमारे स्टूडेंट जो अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आए। और रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो जाते हैं, और जो लोग 11th में हमारे जो क्लास इस बार जो ज्वाइन किए हैं वो जो, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नए स्टूडेंट को जोड़ना चाहते हैं तो 97-198-11101, ठीक है, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। यहां से शुरू में 200-300 एडमिशन सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन खर्च ही उनसे लिया जाएगा, कोई फीस उनसे नहीं होगी, और इसके साथ वो पूरे वर्ष भर क्लास चालू रहेगा। आप बहुत सारे लोग जो मेरे को आप जो डाल चुके हैं कि एडमिशन के लिए, वो दोबारा मैसेज ना करें, ठीक है। मैं उनका एक यहाँ पर वैसे ही सिस्टम में दर्ज करते हम चले गए हैं, ठीक है। तो हमारी शुभकामनाएं, और आप अच्छे नंबरों से पास हों। और देखिए जीवन में आज वो सारे बच्चे खुश हैं जिन्होंने मेरे कहने से मात्र 200-400 रुपए खर्च कर दिए थे, ठीक है। तो आपको अगर जीवन में आगे कुछ बनना है तो कुछ देखो, एक गुरु तो बनाना पड़ेगा, एक टीचर तो बनाना पड़ेगा, उसी टीचर के बताए हुए रास्ते पर चलना होता है, ठीक है। पढ़ाई में, कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, वो अलग टीचर होते हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च कराते हैं। हमारे पास में सॉफ्ट कॉपी सारी की सारी आपके पास में पहुंचती रहती हैं। हमारा खर्च तो होता है, क्योंकि हर पीडीएफ को पेपर में पहले लेना होता है, इसके बाद में आप तक पहुंचाना होता है, ठीक है, और उसमें पासवर्ड सेट करना होता है। तो यहाँ स्टाफ भी वर्क करता है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को मेरे दिक्कत नहीं हुई पूरे वर्ष भर, तो आगे वर्ष में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाई स्कूल का जो बैच है इस साल बहुत अच्छे से चला, और जो 9th में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं वो भी अगर हमारे यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर यही होगा, और स्टार्ट कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पुनः एक बार आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं, आप जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बन के दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट।